एपिसोड 181 जोड़ 190 टीयर्स ऑफ जॉय। 180, 181 विराट क्रोधित है। दूसरा अपडेट 180, 181 विराट क्रोधित है। दूसरा अपडेट हर कोई सदमे में था और उस समय जब विराट ने उत्तेजक गोली के निर्माण में अपनी संलिप्तता के बारे में बात की तो यह वास्तव में एक बड़ा धमाका था। हालांकि मात्सुशिता वुल्फ और उसके समूह को यह कहने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां तक मुझे पता है, उत्तेजक गोली बनाने के लिए आधार के रूप में बहुत अधिक जैविक ज्ञान आवश्यक है। क्या आपके पास है? इसके अलावा उत्तेजक गोली बनाने में सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। किसी भी देश में उस क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को खगोलीय वेतन मिलेगा। और आप, क्या आप एक साधारण शिक्षक हैं और महीने में 3000 कमाते भी हैं? कहना मुश्किल है। आप खुद को प्रतिभाशाली बताते हैं तो फिर शारीरिक शिक्षा शिक्षक बनने जैसी मूर्खता क्यों करेंगे? उनके शब्दों में गहरा व्यंग्य झलक रहा था। इसका तात्पर्य यह था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का शारीरिक शिक्षा शिक्षक बने रहना हास्यास्पद था। इस बिंदु पर उपस्थित छात्रों को विराट की बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। ये बहुत ही बेतुका था। उत्तेजक गोली के निर्माता, क्या यह एक मजाक था? उन्होंने अभी अभी एक शिक्षक से सुना था कि उस चीज को बनाने वाला व्यक्ति जीव विज्ञान का एक शीर्ष प्रतिभाधारी था, तो भला वह एक शिक्षक कैसे हो सकता है? एक तरफ स्कूल के नेताओं ने विराट की बात सुनकर बूढ़े प्रधानाचार्य ने अपने बगल में बैठे जीव विज्ञान के शिक्षक से पूछा, क्या शिक्षक विराट ने जो कहा वह सच है? बिना सोचे समझे ही जीव विज्ञान के शिक्षक ने तुरंत जवाब दिया, इस बार शिक्षक विराट निश्चित रूप से गलत हैं। उत्तेजक गोली का डिजाइनर जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक असाधारण प्रतिभा का धनी है। ये टीचर टैंक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सुनकर बूढ़े प्रधानाचार्य की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। ये कहा जा सकता है कि वहां मौजूद किसी को भी विराट की बातों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे अविश्वसनीय थीं। जरा सोचिए, एक तो उत्तेजक गोली का आविष्कारक है, एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी, और दूसरा सिर्फ एक साधारण हाईस्कूल शिक्षक है। इन दोनों को आपस में जोड़ना असंभव था क्योंकि यह बिल्कुल नामुमकिन था। यामामोटो रयुजी और अन्य लोग और भी अधिक चमकते हुए मुस्कुराए। उन्हें इस व्यक्ति से इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की उम्मीद नहीं थी और अब उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिर विराट की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, ये शिक्षक नहीं, आपको तो जीनियस कहना चाहिए, आप वाकई कमाल के हैं। विराट ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन तभी बाहर से दो लोग जिम में दाखिल हुए। वे लू शिंग्युए और शिन मनीष थे। इससे पहले लू शिंग्युए कुछ मामलों को निपटाने के लिए शिन मनीष को शिक्षा ब्यूरो कार्यालय ले गई थी। पुराने प्रधानाचार्य का फोन आते ही वे तुरंत वापस लौट आए। अगर उसके क्षेत्र में उसके गुरु के साथ कुछ हो जाता है तो यह उसके मुंह पर तमाचा होगा। जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने उत्तेजक गोली का जिक्र सुना जो उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था। क्या ये वही गोली नहीं थी जिसे उसके वरिष्ठ ने वर्षों पहले विकसित किया था? बेशक लू शिंग्युए का विराट का कट्टर प्रशंसक बनना रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह विराट को विभिन्न क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल करते हुए देखने से विकसित हुआ। इसलिए लू शिंग्युए ने तुरंत कहा, मुझे विश्वास है कि उसने ही उत्तेजक गोली बनाई है। यह आवाज सुनकर हॉल में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि कोई इस तरह की बकवास पर विश्वास कर सकता है। वे सब मुड़कर देखने लगे और उन्होंने लू शिंग्युए को देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। प्रमुख, क्या अभी अभी प्रधानाचार्य ने बात की थी? ऐसा लग रहा था जैसे। प्रधानाचार्य की आवाज, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है। वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये सच हो सकता है। यामामोटो रयुजी और उनके साथियों के चेहरे बदल गए। उन्हें लगा था कि इस तरह की बेतुकी बातों को लेकर विराट को कोई समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन अब अचानक किसी ने समर्थन दे दिया जो अविश्वसनीय था। जब बूढ़े प्रधानाचार्य ने लू शिंग्युए को लौटते देखा तो वे जल्दी से खड़े हो गए और बोले, प्रधानाचार्य लू, आप आखिरकार वापस आ गए। हाँ, लू शिंग्युए ने जवाब दिया। फिर विराट के पास जाकर बोली, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। आज यहाँ न होने की गलती मेरी है। मुझे खेद है वरिष्ठ, मैं क्षमा चाहती हूँ, लू शिंग्युए ने कहा। शिन मनीष ठीक उनके बगल में थी और उसने भी कहा, भाई विराट, क्या आप ठीक हैं? मुझ में आखिर क्या खराबी हो सकती है? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई विराट जरूर ठीक होंगे, शिन मनीष ने हंसते हुए कहा। लू शिंग्युए ने कहा, वरिष्ठ, मुझे यह मामला संभालने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, ये सब मामूली बातें हैं, विराट ने जवाब दिया। लू शिंग्युए के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपने दिल में कुछ अपराधबोध महसूस हुआ। इस समय मात्सुशिता वुल्फ ने लू शिंग्युए की ओर देखा और कहा, मिस, आप जो घोषणा कर रही हैं वह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उस पर भरोसा करके आप खुद को उसके साथ जोड़ लेते हैं और ऐसे शब्दों के साथ। मैं प्रथम माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ, मैं सीनियर विराट पर विश्वास करती हूँ। लू शिंग्युए ने उन्हें सीधे बीच में ही रोक दिया। इस बार मात्सुशिता वुल्फ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, अगर तुम मौत को गले लगाने पर अड़े हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर मात्सुशिता वुल्फ ने अपने बैग से एक वारंट निकाला और कहा, अब बेई देश के हमारे लोगों की बदनामी करने, हमारे लोगों पर हमला करने और हमारी ओलंपिक भावना का अपमान करने के अपराधों के लिए मैं विराट को गिरफ्तार कर रहा हूं और गिरफ्तारी में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके पीछे बेई देश के दूतावास के कई लोग काले सूट पहने हुए चल रहे थे जो स्पष्ट रूप से बेई देश के निवासी थे। इसी क्षण उन्होंने सीधे विराट को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की। लू जिंग्यू विराट के सामने खड़ा था। ये हमारा पहला मिडिल स्कूल है, मैं प्रधानाचार्य हूँ और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप प्रधानाचार्य हैं? अगर कोई भी हमारे बेई देश का अपमान कर सकता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राष्ट्रीय छवि कैसे बनाए रख सकते हैं? हट जाओ, वरना हम तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लेंगे, लू शिंग्युए ने घोषणा की। लू शिंग्युए हिली नहीं और विराट के सामने खड़ी रही।
इस समय घटनास्थल पर मौजूद जुवान काउंटी के छात्रों ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ये सोचते हुए कि ये लोग हद से ज्यादा उद्दंड थे। उसी क्षण वे सभी खड़े हो गए और मात्सुशिता वुल्फ और उसके समूह पर चिल्लाए, तुम बदमाशो, हमारे प्रधानाचार्य को हाथ मत लगाओ। हाँ, अगर तुमने हमारे प्रिंसिपल को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें पहले हमसे होकर गुजरना होगा। मात्सुशिता वुल्फ ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, मैंने सुना था कि जुबान देश के लोग नीच होते हैं और वास्तव में वे किंवदंतियों में वर्णित लोगों की तरह ही दिखते हैं। आगे बढ़ो, जो भी हमें बाधा पहुंचाएगा उसे सीधे गिरफ्तार करो, और अगर कुछ भी होता है तो बेई देश का दूतावास पूरी जिम्मेदारी लेगा। काले कपड़े पहने लोगों का नेता अब चिंतित दिख रहा था। हम ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। वास्तव में वहां बहुत सारे लोग थे। जुबान देश के सभी लोग विराट के साथ खड़े थे। उनकी संख्या बहुत अधिक है। मैं अभी दूतावास को फोन कर रहा हूं ताकि वे और लोगों को भेज सकें। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि एक साधारण शिक्षक इतना हंगामा खड़ा कर सकता है। इतना कहकर मात्सुशिता वुल्फ ने अपनी जेब से फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। जल्द ही उसका फोन लग गया। हेलो दूतावास, कृपया लोगों को भेजें, हमें किसी को गिरफ्तार करना होगा, जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा। ये सुनकर काले कपड़े पहने हुए लोग राहत महसूस करने लगे और फिर विराट और अन्य लोगों की ओर देखने लगे। यामामोटो रयुजी भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। शुरू में तो वह सिर्फ जुबान देश में पैसा कमाना चाहता था, लेकिन अब जब उसकी योजना बर्बाद हो गई तो वह विराट से नफरत करने लगा और चाहता था कि विराट उसी वक्त मर जाए, इसलिए वह भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे समूह में शामिल हो गया। ये देखकर लू शिंग्युए ने विराट की ओर मुड़कर कहा, वरिष्ठ, आपको यहाँ से निकलना होगा, वे आपका पीछा कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, हम उन्हें रोक लेंगे। इस समय विराट पहले की तरह शांत नहीं दिख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। बेई देश के ये लोग इतने दुस्साहसी थे। और फिर वह खड़ा हो गया। मात्सुशिता वुल्फ की ओर ठंडे स्वर में देखते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूं कि कौन शुवान देश की धरती पर मनमानी करने की हिम्मत करता है। उस ठंडी आवाज से ऐसा लगा मानो आसपास की हवा किसी बर्फीली गुफा में गिर गई हो, जो बेहद ठंडी थी। इस समय विराट सचमुच गुस्से से आग बबूला था। 182, 183, बॉस मुझे माफ कर दो। 182, 183, बॉस मुझे माफ कर दो। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। 9 हेलीकॉप्टर पहुंचे और उन्होंने व्यायामशाला को चारों ओर से घेर लिया। पंख फड़फड़ाए, जिससे तेज हवाएं चली जो जमीन पर फैल गईं। आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी आते हुए हेलीकॉप्टरों को देखकर भयभीत और सहम गए। अंततः जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरे, केबिन के दरवाजे खोले गए और प्रत्येक से 10 वर्दीधारी योद्धा उतरे। सभी सैन्य वर्दी में थे, जो बेहद लंबे और प्रभावशाली दिख रहे थे। कुल मिलाकर 100 लोग उतरे और जल्दी से 10 पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित हो गए मानो किसी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी क्षण एक बिल्कुल साधारण सी सेडान कार अंदर आई, जो इतनी सादी थी कि आप उसका ब्रांड भी नहीं बता सकते थे। गाड़ी रुकने पर 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति साधारण से कपड़े पहने हुए सेडान से नीचे उतरा। वह सर्वोच्च कमांडर था। उसने अपने सामने खड़े 100 लोगों पर नजर डाली और कहा, अभी मेरे साथ अंदर आओ। एक व्यक्ति की रक्षा करो, उस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होने देना है, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति की पहचान किसी को भी नहीं बतानी है। 100 योद्धाओं ने एकमत होकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और व्यायामशाला के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। इस समय मात्सुशिता वुल्फ लगातार गालियां बकता रहा और चिल्लाते हुए बोला, तुमने बेई देश के हमारे लोगों पर हमला किया है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आसपास के सभी लोग विराट के लिए चिंतित थे। फिर भी विराट विचलित रहा, चुप रहा और मुक्कों और लातों से अपना हमला जारी रखा। मात्सुशिता वुल्फ को जहां भी चोट लगती थी, वह लगातार कराहता रहता था, खासकर उसके चेहरे पर, जो मानो खुद ही पिटने के लिए कह रहा हो। आसपास मौजूद सभी लोग भी चुप हो गए और विराट को काम करते हुए देखने लगे, और यह मानना पड़ेगा कि ये देखना वाकई संतोषजनक था। अचानक व्यायामशाला के प्रवेश द्वार पर वर्दीधारी योद्धा तेजी से अंदर घुस आए। प्रत्येक चीते की तरह फुर्तीले कदमों से आगे बढ़ रहा था। बेई का वह निवासी जिसकी पिटाई हो रही थी, उसने उन्हें आते हुए देखा, मानो उसे जीवन रेखा मिल गई हो। मात्सुशिता वुल्फ चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ चिल्लाया, बचाओ, हमें बचाओ, हम बेई देश के दूतावास से आए लोग हैं। यह आदमी हम पर हमला कर रहा है, आपको हमें बचाना होगा। यामामोटो रयुजी ने भी चिल्लाकर कहा, यह सरासर अपमानजनक है। हरे रंग की वर्दी पहने लोगों को आते देख वहां मौजूद लोगों के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वे सोच रहे थे कि इसका समाधान कैसे होगा। इसके अलावा वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग कहाँ से आए थे। वहां मौजूद लोगों ने इससे पहले शायद ही कभी ऐसा भव्य दृश्य देखा हो। वे इतने भयभीत हो गए कि स्तब्ध रह गए और विराट को देखते हुए सोचने लगे कि वह अविश्वसनीय है। हरी वर्दी पहने लोगों के प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत निर्णायक कार्रवाई की। वे सीधे बेई के नागरिकों के पास गए और मात्सुशिता वुल्फ और यामामोटो रयुजी को गिरफ्तार कर लिया। आप पर प्रतियोगिता के दौरान डोपिंग का संदेह है, जो हमारी शांति का उल्लंघन है। हम अब आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मात्सुशिता वुल्फ का चेहरा अचानक विकृत हो गया, मानो वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? हम बेई काउंटी के लोग हैं, हम शोषित हैं, किसी ने हम पर हमला किया है और आप हमारे लिए खड़े होने के बजाय हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं आप पर मुकदमा करूंगा। अदालत में मिलते हैं। लेकिन हरे रंग की वर्दी पहने योद्धाओं ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया, तुरंत उन्हें काबू में कर लिया और जमीन पर गिरा दिया। काले कपड़े पहने कई दर्जन लोगों को भी सीधे ले जाया गया। आरोप है गड़बड़ी का संदेह। इसके अलावा ताइक्वांडो और सियामी बॉक्सिंग के नेताओं पर डोपिंग का संदेह हुआ और उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शुरू में यह माना गया था कि इस बार विराट जानलेवा खतरे में है, क्योंकि उसने बेई देश के इतने सारे लोगों को उकसाया था और उसकी स्थिति चिंताजनक मानी जा रही थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। सभी लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि हरे रंग की वर्दी पहने योद्धा क्यों आए थे।
ये बहुत अजीब था, अगर किसी को आना ही था तो टोपी पहने हुए अधिकारी को आना चाहिए था। उसी क्षण अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे प्रवेश द्वार से अंदर आया, लेकिन उसकी निगाहें लगातार कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाव का संकेत भेजा था वह इसे प्राप्त करते ही लगभग अवाक रह गया था, क्योंकि यह एक उच्च पदस्थ अधिकारी, एक बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी की ओर से था। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ लोगों को सहायता के लिए भेज दिया था। वह ये देखना चाहता था कि वह कौन सा अधिकारी था। उसने भीड़ में खोजबीन की, उसकी निगाहें तनावग्रस्त लोगों के समूह को तलाशती रहीं। अंततः उसकी नज़र एक व्यक्ति पर टिक गई। वह अचंभित रह गया, क्योंकि जहां बाकी सभी लोग चिंतित थे वहीं यह व्यक्ति शांत था, अवर्णनीय रूप से शांत। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति बहुत युवा दिखता था, लेकिन रहस्यमय था, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था कि यही वह व्यक्ति था जिसने बचाव का संकेत भेजा था। अपने संगठन और संकेत भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में सोचकर वह और भी ज्यादा चौंक गया। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल 18 वर्ष का प्रतीत होता था, लेकिन उसका रुतबा उससे कहीं अधिक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा इस व्यक्ति की पहचान को देखते हुए बेई देश के लोगों के साथ व्यवहार करना बहुत आसान होगा। अगर उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसका कारण यही होगा कि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। एक अधीनस्थ होने के नाते वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया, सभी गैर संबंधित व्यक्ति अभी चले जाएं। यहाँ मत रुकिए, और यह मामला बेहद गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि आप गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये सुनकर बाकी लोग तुरंत स्टैंड छोड़कर चले गए। कोच भी एक एक करके तितर बितर हो गए। इस स्थिति में उनकी उपस्थिति यहाँ बिल्कुल निरर्थक थी। कुछ ही समय में अधिकांश लोग चले गए, लेकिन लू शिंग्युए और शिन मनीष नहीं गईं। उन्हें डर था कि ये लोग विराट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वे उसके सामने खड़ी हो गईं और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, आप उसे नहीं ले जा सकते, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इतने सारे योद्धाओं को देखकर लू शिंग्युए ने सोचा कि वे विराट को गिरफ्तार करने आए हैं। कौन जाने अगर विराट को पकड़ लिया जाता तो क्या होता। ये सुनकर अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति तुरंत अवाक रह गया। उनकी हैसियत को देखते हुए किसी को गिरफ्तार करना आत्मघाती कदम था। हालांकि वह इनाम लोगों के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ठंडे लहजे में कहा, एक तरफ हट जाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो मुझे भी ले जाए, लू शिंग्युए ने गंभीरता से कहा। हाँ, मेरे भाई को पकड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिन मनीष भी आगे बढ़ी। इस बिंदु पर विराट वास्तव में मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों महिलाएं इतनी उग्रता से उसका बचाव करेंगी। बेशक विराट जानता था कि उसने किसे बुलवाया है, इसलिए उसने लू शिंग्युए और शिन मनीष से कहा, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। हम चिंता क्यों न करें। आपने बेई देश के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हराना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने पर्याप्त सख्ती नहीं बरती। लेकिन समस्या यहीं पर है, अगर बेई देश आपसे विवाद कर लेता है तो आपका पतन निश्चित है, लू शिंग्युए ने विश्लेषण किया। विराट मन ही मन मुस्कुराया। बेई देश द्वारा उसमें दोष ढूंढने का साहस करना हास्यास्पद था, जब तक कि बेई देश का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, अब आप जा सकते हैं, बस निश्चिंत रहें। विराट की बातों को सुनकर लू शिंग्युए और अन्य लोग अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें विराट का पूरा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। ठीक है, अपना ख्याल रखना, लू शिंग्युए ने कहा, और फिर अंत में वह शिन मनीष के साथ चली गई। कुछ ही देर में पूरे स्टेडियम से गैर संबंधित व्यक्तियों को हटा दिया गया। उस समय मात्सुशिता वुल्फ और बेई देश के अन्य लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें हरे वस्त्रधारी योद्धाओं ने जकड़ रखा था। कुत्तों, हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने वालों, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। बस इंतजार करो और तुम भ्रष्ट शिक्षक, हमारा बेई देश तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वे चिल्लाए। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत आदेश दिया, उसे थप्पड़ मारो। उसके बगल में हरे रंग के वस्त्र पहने योद्धा ने तुरंत आगे बढ़कर एक थप्पड़ मारा, जिससे मात्सुशिता वुल्फ का मुंह खून से लथपथ हो गया और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वहां का माहौल तुरंत शांत हो गया और उसी समय अधेड़ उम्र का आदमी विराट के पास गया और उसे एक कोने में ले गया जहां केवल वे दोनों ही मौजूद थे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए विराट से कहा, माफ कीजिए कमांडर, आपके अधीनस्थ की गलती है कि उसने आपके आगमन को नहीं पहचाना। 183, 184, उन सबको दूर ले जाओ। 183, 184, उन सबको दूर ले जाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुख से आदरपूर्ण शब्द निकले। विराट ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। आपकी दया के लिए धन्यवाद अधिकारी जी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं ड्रैगन समूह से हूँ, व्हाइट ड्रैगन, मेरा नाम बाई है। ड्रैगन ग्रुप, ये सुदूर पूर्वी क्षेत्र की एक संस्था है। विदेशों में वे महज एक किंवदंती हैं, लेकिन वे वास्तव में मौजूद हैं और जुबान देश की एक प्रमुख शक्ति हैं। ड्रैगन समूह के भीतर 5 प्रकारों में विभाजित रैंक हैं, सफ़ेद, नीला, बैंगनी, लाल और सुनहरा। व्हाइट ड्रैगन ड्रैगन समूह में सबसे निचला रैंक है, जबकि गोल्डन ड्रैगन पूरे ड्रैगन समूह में शक्ति का शिखर है। बेशक एक पद का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर के समान है। जरा सोचिए, एक सफ़ेद ड्रैगन सैनिकों, हेलीकॉप्टरों और निश्चित रूप से अन्य अधिकारों को जुटा सकता है। अन्य ड्रैगनों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन चाहे कोई भी हो, जब तक कोई व्हाइट ड्रैगन नहीं है, सभी बाई के वरिष्ठ हैं, जिन्हें वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हाँ, मैं समझ गया, मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था। विराट ने कहा, बिल्कुल अधिकारी जी, बेई देश के वे लोग मेरे शुवान देश की भूमि में परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैं आपको जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। बाई ने कहा, बेई देश के इन लोगों ने अगर उसके ड्रैगन ग्रुप के सदस्यों को नाराज करने की हिम्मत की है तो वह निश्चित रूप से उनकी जिंदगी नरक बना देगा।
साथ ही आज मेरे कुछ मामलों के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें गोपनीय रखेंगे। मुझे ये पसंद नहीं है कि दूसरे लोग मेरे ठिकाने का पता लगाएं। विराट ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसे किसी को भी अपने अस्तित्व का पता नहीं चलने देना चाहिए, अन्यथा ये बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। निश्चिंत रहें अधिकारी, आप एक मिशन पर होंगे। मैं आपके लिए इस मामले को अवश्य ही सुचारू रूप से सुलझा लूंगा, बाईजी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बाईजी बोलने में हिचकिचाती हुई प्रतीत हुई। बोलिए, विराट ने कहा। तो फिर अधिकारी जी, अगर मैं पूछ सकूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस विभाग से संबंधित हैं? बाईजी ने पूछा। ड्रैगन ग्रुप में प्रत्येक पद एक विभाग का प्रतिनिधित्व करता है और वह व्हाइट ड्रैगन विभाग से संबंधित था। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि उसके सामने खड़ा ये युवा व्यक्ति किस विभाग से संबंधित है। इन वर्षों में बाईजी ने उच्च विभागों के अधिकारियों को देखा था, लेकिन प्रत्येक विभाग की योग्यताएं बहुत पुरानी थीं और उसने कभी भी इतने युवा व्यक्ति को नहीं देखा था। विराट को पहले से ही अंदाजा था कि बाईजी यह सवाल पूछेगा और उसने तुरंत कहा, क्या तुम जानना चाहते हो? मैं करता हूँ अधिकारी महोदय, कृपया क्रोधित न हो, मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं है, बाईजी ने जल्दी से कहा। वह सिर्फ उत्सुक था और अपने वरिष्ठ अधिकारी को नाराज नहीं करना चाहता था। विराट ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया और बिना कुछ और कहे उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल लिया। यह एक बहुत ही साधारण फ़ोन जैसा लग रहा था, इसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। विराट ने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की, फिर अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली जिससे उसकी कांस्य रंग की त्वचा दिखाई दी। फिर उसने टॉर्च की रोशनी अपनी बांह पर डाली। विराट की बांह को देखकर बाईजी की आंखें चौड़ी हो गईं। ड्रैगन ग्रुप में हर किसी के हाथ पर एक विशिष्ट प्रतीक होता है, जैसे कि बाईजी के हाथ पर एक सफ़ेद ड्रैगन का सिर बना हुआ है जो दर्शाता है कि वह व्हाइट ड्रैगन विभाग से संबंधित है। बेशक अलग अलग रंगों के ड्रैगन के सिर अलग अलग विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये प्रतीक किसी भी समय दिखाई नहीं दे सकता, इसे दृश्यमान होने के लिए तेज रोशनी की आवश्यकता होती है। जैसे ही प्रकाश पड़ा, विराट की बांह पर अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे और प्रतीक अधिकाधिक स्पष्ट होते चले गए। बाईजी ने बस एक नज़र डाली, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके सामने जो कुछ हो रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने विराट की बांह पर एक काले अजगर के सिर का उभरना देखा। ये ड्रैगन ग्रुप के 5 विभागों अर्थात व्हाइट, ब्लू, पर्पल, रेड और गोल्डन का हिस्सा नहीं था। ये काला अजगर, यह अभूतपूर्व था। विराट मुस्कुराया, टॉर्च बंद की और बाईजी की ओर देखते हुए बोला, अब तुम्हें पता चल गया है ना? बाईजी स्तब्ध रह गया। काला ड्रैगन, काले अजगर, उसने पहले कभी ऐसा विभाग नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह व्यक्ति उसका वरिष्ठ अधिकारी है, शायद इसलिए कि वह लंबे समय से संगठन के संपर्क में नहीं था और इस ब्लैक ड्रैगन विभाग की स्थापना के बारे में नहीं जानता था। लेकिन वास्तव में वह गलत था। एक श्वेत ड्रैगन को काले ड्रैगन के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चल सकता था, क्योंकि उसका पद इतना ऊंचा नहीं था। ड्रैगन समूह में केवल रेड ड्रैगन और उससे ऊपर के ड्रैगन ही ब्लैक ड्रैगन के अस्तित्व के बारे में जानते थे, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अंधेरे में चलने वाला एक हथियार था, हत्या करने का एक तेज औजार था। समझ गया महोदय, मैं आपके ठिकाने का खुलासा नहीं करूंगा। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं इन लोगों को अभी यहाँ से ले जाऊंगा, बाईजी ने कहा। अगर वे वहां देर तक रुके रहे तो इससे अनावश्यक परेशानी खड़ी हो सकती है। विराट चुप रहा। दोनों कोने से बाहर निकले। बाईजी ने अपने चौंके हुए भाव को पूरी तरह से ठंडेपन में बदल लिया। मात्सुशिता वुल्फ के पास गया और ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ, एक सैनिक ने जवाब दिया। उस समय मात्सुशिता वुल्फ ने संयम बरता और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यामामोटो रयुजी और उनकी टीम को भी इसी तरह गर्दन से कसकर बांध दिया गया। वे विरोध करने में असमर्थ थे और सभी को ले जाया गया। जब बाईजी जाने ही वाला था तो वह पीछे मुड़ा और विराट को प्रणाम किया, जो ड्रैगन समूह का एक नियम था। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने पर प्रणाम करना अनिवार्य है। इसी बीच व्यायामशाला के बाहर लोगों की 2 या 3 परतें जमा थीं। सभी लोग इधर उधर टहल रहे थे और यह जानना चाहते थे कि इस समय व्यायामशाला के अंदर क्या हो रहा है। किसी को नहीं पता कि श्रीमान कैसे, टैंक क्या कर रहा है, क्या वह किसी मुसीबत में है और क्या वे सैनिक उसे परेशान कर रहे हैं। पता नहीं, मामला जोखिम भरा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओह, मुझे सच में उम्मीद है कि उन्होंने किसी अच्छे इंसान पर गलत आरोप नहीं लगाया होगा। लू जिंग्यू और शिनजियातोंग भी विराट के बारे में चिंतित थे। उसी क्षण व्यायामशाला के दरवाजे अचानक खुल गए। भीड़ की निगाहें तुरंत उस ओर मुड़ गईं। लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद उन्होंने मात्सुशिता वुल्फ और अन्य लोगों को बाहर ले जाते हुए देखा। पल भर में पूरा इलाका शोरगुल से भर गया। धिक्कार है, ये नीच लोग आखिरकार पकड़े गए, इन्हें आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, लू शिंग्युए और शिन मनीष को ये देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे लगातार दूर से विराट की आकृति को ढूंढ रही थी ताकि यह पता लगा सके कि क्या वह सैनिकों द्वारा पकड़ा गया है। हालांकि विराट के बिना सैनिकों को बाहर आते देख उन्होंने राहत की सांस ली, ये जानकर कि वह नाम था, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन विराट कहाँ गया था? तभी विराट और बाईजी साथ साथ व्यायामशाला से बाहर निकले। ऐसा लग रहा था मानो विराट लगातार बाईजी से बात कर रहा हो और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बाईजी को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असल में यह उन दोनों द्वारा विराट की पहचान छिपाने के लिए रचा गया एक नाटक था। बाईजी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपने वरिष्ठ अधिकारी से इतनी देर तक बात करने से वह बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी से इतनी करीबी बातचीत नहीं की थी। ये बिल्कुल एक सपने जैसा था। कुछ अन्य लोगों के लिए यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि शिक्षक विराट एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे थे जो सैनिकों का नेतृत्व कर सकता था, और वे गहरी ईर्ष्या से भर गए। शिक्षक विराट सचमुच अद्भुत हैं। जी हाँ, इतनी महत्वपूर्ण हस्ती से बात करने का मौका मिलना, मैं वाकई प्रभावित हूँ। अचानक शिक्षक विराट से शिक्षा प्राप्त करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रतीत होता है।
ये कहा जा सकता है कि सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। विराट के सुरक्षित होने की खबर सुनकर लू शिंग्युए और शिन मनीष ने आखिरकार राहत की सांस ली। जल्द ही बाई के लिए लोगों को लेकर जाने का समय आ गया। वे हेलीकॉप्टर में सवार हुए और एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और मात्सुशिता वुल्फ और उनकी टीम को तेजी से दूर ले गया। बेई देश के ये लोग जुबान देश की भूमि में उपद्रव मचा रहे थे, छलकपट और साजिशें रच रहे थे जो सरासर मौत को दावत देना था। उसके बाद सभी लोग विराट को निहारने लगे। उनकी आंखों में असीम श्रद्धा थी। उनका शिक्षक अविश्वसनीय था। ऐसा शिक्षक होना वास्तव में अद्भुत था। जैसे ही वे शिक्षक विराट के पास जाकर उनसे मेल जोल बढ़ाने वाले थे, उसी क्षण दूर से एक भिनभिनाहट की आवाज फिर से सुनाई दी। दूर से देखने पर पता चला कि वे कई सैन्य वाहन थे। 184, 185 सीनियर, क्या आप कल खाली हैं? 184, 185 सीनियर, क्या आप कल खाली हैं? जो पुलिस वाहन मौके पर पहुंचा वह जियांगहाई शहर पुलिस विभाग का था। उसी क्षण जैसे ही कार रुकी, बायरिया को वाहन से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था। उन्हें स्कूल में एक गंभीर घटना की सूचना मिली थी और वे तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। लेकिन अब अपने सामने के दृश्य को देखकर, जिसमें अनगिनत लोग एक व्यक्ति को घेरे हुए थे, ये किसी गंभीर दुर्घटना का स्थल नहीं लग रहा था। बायरिया के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बहन भाई, यहाँ कोई दुर्घटना होने के संकेत नहीं मिलते। दो नवयुवक अधिकारियों ने घटनास्थल का अवलोकन करते हुए टिप्पणी की। जल्दी मत करो, मुझे देखने दो, बायरिया ने कहा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। उसकी निगाहें पहले ही विराट पर टिक चुकी थीं, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाए, हालांकि वह कुछ हद तक परिचित लग रहा था। जब तक बायरिया ने विराट का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तब तक वह कुछ हद तक गुस्से में थी, क्योंकि विराट को देखकर ही उसे चिढ़ होने लगती थी। विराट ने भी बायरिया को देखा और सीधे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अरे वाह, क्या संयोग है। हालांकि बायरिया को विराट से कोई खास शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे देखकर उसे चिढ़ होती थी और वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती थी। दोनों नवयुवक अधिकारियों ने भी विराट को देखा। पिछली बार वे विराट को पुलिस स्टेशन ले जाने में शामिल थे और जब उन्होंने विराट को बायरिया को पुकारते हुए देखा तो उन्होंने उससे कहा, बहन बाई, लगता है वह आदमी आपको बुला रहा है। जी हाँ, सिस्टर बाई। ये सुनकर बायरिया का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये दोनों इतने अनजान कैसे हो सकते हैं? चुप रहो, कुछ मत बोलो, उसने गुस्से से कहा। दोनों नवोदित अधिकारी तुरंत चुप हो गए, लेकिन वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या सिस्टर बाई वास्तव में उस समय चिंतित नहीं थी जब पिछली बार उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया था। आज क्या बदलाव हुआ? इसी समय लू शिंग्युए ने देखा कि पुलिस आ गई है और वह पास आकर बोली, अधिकारी जी, मैंने ही अभी पुलिस को फोन किया था। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? और फिर लू शिंग्युए ने अपना हाथ बढ़ाया। बाई जियाओचुन मुस्कुराए और लू जिंग्यू से हाथ मिलाया। माफ कीजिए, अभी थोड़ी सी स्थिति बदल गई थी, क्योंकि जो लोग हंगामा करने आए थे वे विदेशी थे और उन्हें सैनिकों के एक दल ने हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले गए। लू शिंग्युए ने समझाया। क्या सैनिक? बायरिया अचानक से अचंभित रह गई। ये सब किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, है ना? हेलीकॉप्टर भी? जी हाँ, क्या पुलिस को इस बारे में पता नहीं है? लू शिंग्युए ने पूछा। दरअसल वह हमेशा से यही सोचती थी कि पुलिस ने ही हेलीकॉप्टर भेजा था। बायरिया इसके अलावा कुछ और कह ही नहीं सकता था, ऐसा करने से जनता में दहशत फैल जाती। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ वे पुलिस हैं। ओह, तो ये बहुत बढ़िया है, लू शिंग्युए ने कहा। ये देखकर कि बायरिया विराट से बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह वहाँ क्यों है। वह समझ गई कि उसके सामने खड़ी महिला प्रधानाचार्य है, इसलिए उसने विराट की ओर इशारा करते हुए पूछा, वह व्यक्ति यहाँ क्यों है? ओह, आपका मतलब टीचर टैंग से है। वह हमारे स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं और वास्तव में अभी अभी जो बड़ी समस्या हुई थी वह पुलिस को उनकी सहायता के कारण ही सुलझी। लू शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? बायरिया को यकीन करना मुश्किल लग रहा था। क्या वह आदमी सचमुच एक शिक्षक हो सकता है? वह देखने में बिल्कुल भी शिक्षक जैसा नहीं लगता था। जो भी छात्र उसका अनुसरण करता उस पर दुर्भाग्य का साया पड़ जाता। क्या कोई समस्या है, अधिकारी? लू शिंग्युए ने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, चूंकि ऐसा है तो हम अब चलते हैं, बायरिया ने सीधे सीधे कहा। विराट के आसपास रहने से उसे असहज महसूस होता था। बिना कुछ और कहे वह पुलिस टीम के साथ गाड़ी चलाकर चली गई। विराट भी बायरिया से बात करना चाहता था, लेकिन बायरिया को जाते हुए देखकर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हालांकि बायरिया ने अचानक ब्रेक लगाए और पुलिस के साथ गाड़ी लेकर भाग गया और देखते ही देखते गायब हो गया। विराट अवाक रह गया। खैर, अगर वह चला गया तो चला गया। उसी समय कई छात्र शिक्षक विराट के पास आए और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। शिक्षक विराट, कृपया मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए। अभी आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपने बेई देश के उन लोगों का डटकर सामना किया और उन्होंने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। अद्भुत, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ शिक्षक विराट। अगर मैं इतनी हिम्मत करूँ तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अल्पविराम। तरह तरह के विचित्र सवाल पूछे गए। लू शिंग्युए को ये सब सुनते हुए अपने गालों पर शर्म महसूस हुई। वह छात्रों को भगाने ही वाली थी, लेकिन जब उसने प्रेमिका के बारे में सवाल सुना तो वह रुक गई। वह ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके वरिष्ठ, जो इतने उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, कि कोई प्रेमिका है या नहीं। विराट ने उस लड़की की ओर देखा जिसने उससे पूछा था कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है, और वह बस मुस्कुराया, कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। ये सुनकर लू शिंग्युए ने तुरंत खुद को तसल्ली दी और उसे यकीन हो गया कि बड़े की कोई गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। उसके पास अभी भी मौका था। अचानक लू शिंग्युए को एक महत्वपूर्ण बात याद आई और मुस्कुराते हुए विराट की ओर देखते हुए उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आपके पास कल कुछ खाली समय है? कल? विराट ने जैसे ही यह सुना उसे याद आ गया कि कल क्या होने वाला है। उसे अचानक याद आया कि मदीना, वह चिढ़ाने वाली छोटी सी मोहक लड़की, ने कहा था कि वह कल जियांगहाई आ रही है।
उस मोहक महिला के बारे में जो कुछ वह जानता था, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से उससे मिलने आ रही थी, और चूंकि विराट जनसंपर्क विभाग में था इसलिए उसे निस्संदेह उसे लेने जाना पड़ेगा। विराट के पास उस मोहक स्त्री से बचने का भी समय नहीं था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कल? बिल्कुल, मेरे पास कुछ खाली समय होगा। विराट ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह कल क्लास में नहीं जाएगा और काम पर भी नहीं जाएगा। यह उसके लिए अपने खाली समय का सदुपयोग करके आर्या को ढूंढने और सगाई रद्द करने के मामले को सुलझाने का एक बेहतरीन बहाना होगा। ये सुनकर लू शिंग्युए ने उत्साह से कहा, सच में? बिल्कुल ये सच है। मैंने अगले कुछ दिनों तक यहाँ क्लास लेने का फैसला किया है। विराट ने उस छोटी सी मोहक लड़की से बचने के लिए अगले कुछ दिनों तक काम पर न जाने का निश्चय कर लिया। लू शिंग्युए का हृदय आनंद से खिल उठा। अगर वरिष्ठ शिक्षक कक्षाएं पढ़ाते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें उनके साथ अधिक समय बिताना पड़ेगा? इससे उनके रिश्ते के विकास में निश्चित रूप से तेजी आएगी। ये बात सच होने के लिए बहुत ही अच्छी थी। बहुत खूब सीनियर, कल मैं आपको अपने दादाजी के जन्मदिन के भोज में आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं चलूंगा। विराट ने तुरंत सहमति दे दी। लू शिंग्युए के व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जियांगहाई में उनका काफी प्रभाव है और समय आने पर वह जियांगडोंग समूह के नाम परिवर्तन के बारे में उनके परिवार से आसानी से पूछ सकते थे। ये तो बहुत बढ़िया है, लू शिंग्युए ने उत्साह से कहा। वह अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। वहां खड़े अन्य छात्र स्तब्ध रह गए। वह निर्मल सौंदर्य वाली प्रधानाचार्य कहाँ चली गईं और आंखों में सितारों की चमक लिए ये लड़की कौन थी? जैसे ही रोमांचक मैच समाप्त हुआ और समय बीतने लगा, शाम हो चुकी थी और स्कूल की छुट्टी का समय लगभग हो गया था। इस बार विराट जोंग शिनमनीश को घर ले जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले लू शिंग्युए ने विराट को अगले दिन मिलने की याद दिलाई। विराट ने सहमति जताई और फिर शिनमनीश को घर ले गया। शिनमनीश ने विराट की BMW की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, बल्कि पूरे रास्ते उसे ही घूरती रही और अंत में पूछा, भाई विराट, क्या आप सचमुच हमारे स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्या कोई समस्या है? विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, कोई बात नहीं। उस समय शिनमनीश खुश थी क्योंकि शिया वेन्युवान के जाने से उनकी प्रथम वर्ष की कक्षा ने अपने होमरूम और PE शिक्षक को खो दिया था। अगर भाई विराट आते तो वे उनके कक्षा शिक्षक बन जाते। वह तो परम आनंद होगा। विचारों में डूबी हुई शिनमनीश खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटर की बजाय वे एक BMW में थे जो बहुत तेज थी और वे जल्द ही शैलो बे समुदाय के द्वार पर पहुंच गए। लेकिन उनके अंदर गाड़ी चलाने से पहले ही आगे से चीखने चिल्लाने और गाली गलौज की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। 185, 186, क्या आप पेशाब करते समय खुद को देख सकते हैं? 185, 186, क्या आप पेशाब करते समय खुद को देख सकते हैं? शैलो बे समुदाय के प्रवेश द्वार पर कई लोग जमा हुए थे, जिनमें से अधिकांश समुदाय के निवासी थे। भाई विराट, लगता है कुछ हुआ है, शिनमनीश ने आगे की ओर देखते हुए कहा। लगता तो यही है, चलिए जाकर करीब से देखते हैं। विराट ने भी हलचल को भांप लिया था। उसने एक्सीलरेटर दबाया और अपनी BMW को तेजी से आगे बढ़ाया। अंततः सामुदायिक प्रवेश द्वार पर दोनों कार से बाहर निकले और पास में खड़ी एक काली पासेट कार देखी, जिसकी कीमत संभवतः 4 से 5 लाख युआन के आसपास होगी। भाई, मुझे पता है कौन आया है। यह जरूर ओल्ड गो का बदकिस्मत बेटा होगा। ये कार उसी की है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ओल्ड गो कौन है, शिनमनीश ने दांत पीसते हुए कहा। बेशक, विराट उन्हें जानता था। बूढ़ा गू वही दयालु बुजुर्ग था जो हर सुबह उनके लिए सेब लाता था। शिनमनीश की प्रतिक्रिया देखकर स्पष्ट हो गया कि उसका बेटा किसी काम का नहीं था। उसके बेटे ने क्या किया है? विराट ने पूछा। उसका बेटा सचमुच सबसे बुरा है। ओल्ड गू अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए फल बेचता था और वह ठीक से पढ़ाई करने के बजाय हमेशा ओल्ड गू से पैसे मांगता रहता था और कभी कभी उसे पीटता भी था। क्या आपने ये कार देखी? इसे उसने ओल्ड गू के सेवानिवृत्ति कोष से चुराए गए पैसों से खरीदा है। वह सरासर घृणित है। 20 साल की उम्र पार कर चुका है। उसके पास कोई उचित नौकरी नहीं है, बस अपने बूढ़े पिता का बोझ ढो रहा है। ऐसा व्यक्ति सचमुच समाज का सबसे नीच व्यक्ति है, शिनमनीश ने कड़वाहट से कहा। विराट ने भौहें चढ़ाईं। उनके मन में ओल्ड गू की छवि एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति की थी। उन्हें ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? उसने एक बार देखने का फैसला किया। चलो चलकर देखते हैं, मेरा इंतजार करो, शिनमनीश ने कहा। फिर काली पासेट कार की ओर चली गई और कार को लात मारते हुए बुदबुदाई, मैं इस कमीने की कार बर्बाद करना चाहती हूँ ताकि वह बूढ़े गू को धमका न सके। हालांकि कार पर पैर रखने से बोनट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा उस पर एक हल्का सा गड्ढा बन गया। विराट ने यह दृश्य देखा और शिनमनीश के इरादे को समझते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है और यह करने का सही तरीका नहीं है। फिर वह आगे बढ़ा, शिनमनीश को पीछे खींच लिया और खुद अपना पैर उठाकर कार के बोनट पर जोर से पटका। शिनमनीश विराट से ये पूछने ही वाली थी कि यह कैसे किया जाता है, तभी उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसने विराट के पैर को कार के बोनट को कुचलते हुए देखा। इसके बाद एक जोरदार गर्जना हुई। गाड़ी का पूरा बोनट जबरदस्ती क्षतिग्रस्त हो गया था और इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे अजीब आवाजें आ रही थीं और लगातार काला धुआं निकल रहा था। ये देखकर शिनमनीश अवाक रह गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने भाई विराट की ओर देखा, तभी विराट मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, इसे सही तरीके से ऐसे किया जाता है। उस रास्ते शिनमनीश ने चोंच मारती मुर्गी की तरह उत्सुकता से सिर हिलाया। चलिए देखते हैं अंदर असल में क्या चल रहा है, विराट ने कहा और फिर वह सीधे आगे बढ़ गया। शिनमनीश उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय समुदाय के अंदर बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उनमें से अधिकतर पड़ोसी थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल ओल्ड गो, अब जमीन पर लेटा हुआ था और उसके बगल में काले सूट में एक मोटा आदमी खड़ा था, जोर जोर से गाली देते हुए, अरे बूढ़े मुर्दे, पैसा कहाँ है? 1 महीना बीत चुका है, फिर भी इतना कम पैसा क्यों है?
उस मोटे आदमी के हाथ में पैसों का एक गट्ठा था जिसमें लगभग 3 से 4 हजार युआन थे। बूढ़ा गू उस मोटे आदमी की पतलून का पांव कसकर पकड़े हुए था और उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। तुम ये पैसे नहीं ले सकते, ये प्रियंका की तनख्वाह है, तुम इसे नहीं ले सकते। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेतन किसका है, ये सिर्फ 3 से 4 हजार है। आपने प्रियंका का जिक्र किया, वह अब कहाँ है? प्रियंका का नाम सुनते ही मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इस समय आसपास के सभी पड़ोसियों ने उस मोटे आदमी के खिलाफ आवाज उठाई। गू डोंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रियंका का पैसा है, तुम इतने निर्लज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, तुम्हें तो आमतौर पर कोई ठीक ठाक नौकरी भी नहीं मिलती और अब तुम अपने पिता से पैसे मांग रहे हो और उन्हें पीट भी रहे हो। क्या तुम्हें याद भी है कि माता पिता के प्रति सम्मान का क्या मतलब होता है? पड़ोसियों ने इशारा किया और गंभीरता से चर्चा करने लगे। आसपास की आवाजें सुनकर गुडोंग नाम का मोटा आदमी गुस्से में चिल्ला उठा, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? ये हमारे परिवार का मामला है, तुम सब चुप रहो, हिम्मत है तो एक शब्द भी बोलकर दिखाओ। जब गुडोंग ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। गुडोंग लंबा और हट्टा कट्टा था, जबकि उसके आसपास के अधिकांश लोग कमजोर थे, गुडोंग का मुकाबला करने में असमर्थ थे, वे केवल निराशा में आहें भर सकते थे। आह, बूढ़ा गू कितना अच्छा है, उसका ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। इसके बाद गुडोंग ने अपने आसपास के लोगों की अनदेखी करते हुए बूढ़े आदमी की ओर देखा और अचानक नीचे बैठ गया। रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, बूढ़े आदमी, क्या आपको ये पैसा चाहिए? बोलने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद पैसों को हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, सचमुच? मुझे दे दो, ये प्रियंका का पैसा है। ठीक है, ठीक है, पैसा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि प्रियंका कहाँ काम करती है। मुझे याद है, प्रियंका बहुत ही आकर्षक लगती है, गुडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को पता चल गया कि गुडोंग की मंशा बुरी है। उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे बदमाश, वह तुम्हारी भतीजी है। बकवास, वह मेरी भतीजी नहीं है, प्रियंका तुम्हारे धर्मपुत्र की बेटी है और मैं तुम्हारा जैविक पुत्र हूँ। मेरा उससे कोई शैक्षणिक संबंध नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और प्रियंका को मुझे सौंप दो, और मुझे पता है कि वह भी काम से छुट्टी पर है, वह अंदर ही होगी। गुडोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वह यहाँ नहीं है, बाहर निकलो, पैसे लो और चले जाओ। बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रियंका वास्तव में घर पर थी। उस समय वो प्रियंका घर के एक कोने में छिपकर यह सारा दृश्य देख रही थी और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी, इस डर से कि वह कमीना उसे निशाना बना लेगा। इस नीच गुडोंग ने उसके बचपन में भी उसके साथ घिनौनी हरकतें करने की कोशिश की थी। अगर वो प्रियंका लगातार उससे बचने की अपनी चतुराई का इस्तेमाल न करती तो शायद वह पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। गुडोंग को आते देख वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, वह उसका विरोध नहीं कर सकी। एक महिला होने के नाते उसके पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए गुडोंग ने इमारत पर एक नज़र डाली, फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, जल्दी बताओ, वह कहाँ है? क्या वह घर में है? ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। भले ही यह कमरा कुत्तों का पिंजरा बन गया हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा बिगड़ गया। उसे एहसास हुआ कि गुडोंग कुछ गड़बड़ करने वाला है, वह उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। वह उठकर हस्तक्षेप करने ही वाला था। हट जाओ, गुडोंग ने उसे जोर से धक्का दिया। संतुलन खो बैठने के कारण बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर गया। इस पर अन्य स्थानीय लोग इस दृश्य को नापसंद करते हुए जल्दी से बूढ़े आदमी की मदद के लिए गए और गुडोंग को कोसने लगे, उसे गाली देने लगे। लेकिन वे गुडोंग का मुकाबला करने में असमर्थ थे और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद गुडोंग इमारत की ओर चल पड़ा। मेरी प्यारी भतीजी, अब बाहर आ जाओ, चाचा को तुम्हें देखने दो अब, और मत छुपो। तुम पहले दिन से तो बच सकती हो, लेकिन 15वें दिन से नहीं। चाचा के साथ आओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम धन और आराम का जीवन जियो। गुडोंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसी क्षण वो प्रियंका काम के कपड़ों में इमारत के अंदर से बाहर भागी। अपने दादा को धक्का देते हुए देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके दादाजी बूढ़े और कमजोर थे और अगर गिरने से उनकी सेहत बिगड़ जाती तो ये बहुत भयानक होता। वो प्रियंका को देखते ही गुडोंग की आंखें चमक उठीं। वाह भतीजी, तुम तो बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो गई हो। शाओयू को बाहर आते देख बूढ़े आदमी ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, शाओयू, जल्दी भागो, उसे तुम्हें पकड़ने मत देना, वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। बुढ़िया आदमी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं प्रियंका को बड़े बॉस से मिलवाने ले जा रहा हूं ताकि हमारे परिवार का जीवन बेहतर हो सके। जिस दयनीय जगह पर तुम रहते हो उसे देखो, क्या तुम उसे बदलना नहीं चाहते? गुडोंग ने फटकार लगाई। तब तक वो प्रियंका बूढ़े आदमी के पास पहुंच चुकी थी और उसने चिंता से पूछा, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ प्रियंका, लेकिन तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये सब मेरी गलती है। दादाजी ने आह भरी। कोई बात नहीं दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी, वो प्रियंका ने कहा। इस समय गुडोंग ने भी वो प्रियंका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भतीजी चलो, अपने चाचा के पीछे चलो, मैं तुम्हें कुछ मजेदार जगहों पर ले जा रहा हूँ, चलो चलते हैं, ये निश्चित रूप से इससे कहीं बेहतर होगा। इस जर्जर जगह को देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, वो प्रियंका ने गुस्से से जवाब दिया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुमने क्या कहा? गुडोंग थोड़ा गुस्से में था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें यहाँ आने की इतनी हिम्मत है। तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी जो खुद कमाता नहीं, हमेशा अपने पिता पर निर्भर रहता है, दादाजी को भी पीटता है, क्या तुम इंसान भी हो? वो प्रियंका ने गुस्से से कहा। इतने सालों तक उसे बर्दाश्त करने के बाद अब वह और चुप नहीं रह सकी। क्या कहा आपने? वो मेरे पापा हैं, मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप अब भी असंतुष्ट नहीं हैं?
मेरे पिता ने तुम्हें इतने वर्षों तक पाला पोसा, जिसका अर्थ है कि मैं भी तुम्हें पाल पोस रही हूँ। अब मैं आपको श्रीमान के पास ले जा रहा हूँ सॉन्ग, और तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। गु डोंग ने गुस्से में बड़बड़ाया, अब वह नरमी नहीं बरत रहा था। मेरी लाश पर से होकर, वो प्रियंका ने दांत पीसते हुए कहा। हे, मैं देखना चाहूंगा कि मुझे कौन रोक सकता है। क्या आप अपने बगल में बैठे उन बुजुर्गों के समूह पर भरोसा कर रहे हैं? वे मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकते, वे बेकार हैं। तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए, गु डोंग ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक दूर से एक आवाज आए। अरे देखो, तुम कितने घमंडी हो, मेरी निगरानी में मुसीबत खड़ी कर रहे हो। क्या आप पेशाब करते समय शीशे में खुद को देख सकते हैं? 186, 187, ईंट से मारना। 186, 187, ईंट से मारना। उसी क्षण विराट और शिन मनीष दूर से धीरे धीरे पास आए और किसी को एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान करते देख तुरंत बोलने लगे। ये शब्द सुनकर बाकी लोग चौंक गए और आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गए। वे सभी पड़ोसी थे और उनमें से अधिकांश ने आवाज पहचान ली थी कि यह किसकी आवाज है। आंटी शिन भी वहीं थी और आवाज सुनते ही उन्होंने जल्दी से कहा, यह विराट का मामला है। अपना सिर घुमाते ही उसने वास्तव में विराट को देखा। जब दूसरे पड़ोसियों ने सुना कि यह विराट है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, विराट यहाँ है, वह जरूर कोई न कोई हल निकालेगा। पिछली बार विराट की योग्यता के कारण ही समुदाय से गुंडों को भगाने में मदद मिली थी और पड़ोसियों को ये बात अभी भी याद है। पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे। वो प्रियंका बूढ़े गु को उठाने में मदद करते हुए किसी को विराट का नाम लेते हुए सुना और पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। क्या वह विराट नहीं था? वह यहाँ क्या कर रहा था? बूढ़े गु का चेहरा, जो पहले चिंता से भरा हुआ था, विराट की आवाज सुनकर मुस्कान से खिल उठा। यह विराट है। विराट, विराट जोंग। वो प्रियंका को अचानक थोड़ा सा चक्कर आने लगा। दादाजी, आपने जिस विराट का जिक्र किया, क्या वह वही है? वो प्रियंका ने विराट की ओर इशारा करते हुए ओल्ड गु से पूछा। यही वह है, बूढ़े गु ने जवाब दिया। तो जिस मैच से आप मुझे परिचित कराना चाहते थे, वह भी यही विराट है? वो प्रियंका पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई। वो वही है, इसमें क्या है? एक शानदार नौजवान है ना? टैंक के साथ होने से हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। आह जेड, ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम्हें भी मेरे साथ दुख झेलना पड़ रहा है। जब तक तुम विराट से शादी नहीं कर लेती, तब तक वह कमीना तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, बूढ़े गु ने कहा। वो प्रियंका अवाक रह गई। विराट की ओर देखते हुए उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह वही विराट है। वह निस्संदेह विराट था, एक शिक्षित कुलीन व्यक्ति। वह यहाँ क्या कर रहा था? इसके अलावा वह उसी कंपनी से था जहां से वह थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गु डोंग से जिस तरह से बात कर रहा था, क्या उसे डर नहीं लगा? इस समय गु डोंग गुस्से में था। उसने आसपास के पड़ोसियों की आवाजें सुनी थीं और यहाँ तक कि उनके प्रसन्न भाव भी देखे थे। इसका क्या मतलब था? क्या उन्हें लगा कि इस आदमी के आने मात्र से उसे रोका जा सकता है? विराट की कमजोर सूरत को देखकर गु डोंग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? इस समय विराट जोंग, जो आराम से चलते हुए आ रहा था, ने वो प्रियंका को नहीं देखा था, लेकिन उसने कहा, मैं शैलो बे से हूँ, क्या आपको इससे कोई समस्या है? दुर्भाग्यवश मैं भी शैलो बे से ही हूँ। यह मेरा इलाका है, दफा हो जाओ, गु डोंग ने गुस्से में कहा। फिर वह सीधे हमले पर उतर आया और उस व्यक्ति को जमकर पीटने का इरादा कर लिया जिसने पहले उसे पेशाब करने और आईने में देखने के लिए कहा था। अपने भारी भरकम शरीर के साथ वह आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। धिक्कार है, अगर मैं अपने ही पिता को मौत की ओर धकेल रहा हूं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? गु डोंग ने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म और निर्लज व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला पोसा है और तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो, विराट ने ठंडे लहजे में कहा, आगे बढ़ते हुए और सीधा मुक्का मारते हुए। गु डोंग के साथ तुरंत ही मुक्केबाजी शुरू हो गई। उसने गु डोंग को हवा में उछाल दिया और वह दहाड़ते हुए जमीन पर जा गिरा। जरा कल्पना कीजिए, धरती उस विशालकाय मांस के टुकड़े के गिरने के भार से कांप उठेगी। वो प्रियंका अवाक रह गई, वहीं थमसी खड़ी रही। उसे विराट के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। वह हमेशा से यही सोचती थी कि विराट जोंग, जो एक उच्च शिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति है, केवल किताबों में डूबे रहना ही जानता है, अन्यथा उसके पास इतनी उन्नत डिग्रियां नहीं होती। लड़ाई में एक उंगली भी न हिला पाने वाली उस लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसके उस दुबले पतले शरीर के अंदर आखिर क्या भरा हुआ था? जमीन पर गिरे गु डोंग का सिर चकराने लगा। फिर वह उठा और दोबारा हमला करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं शैलो बे का बॉस हूँ, तुम कौन होते हो भला? उसने फिर से मुक्का मारा। बॉस, भाड़ में जाए। बिना एक शब्द कहे विराट ने जमीन से एक ईंट उठाए और गु डोंग पर झपटा, सीधे उस पर वार किया। एक बूढ़े आदमी को धमका रहे हो, अपने ही पिता को धमका रहे हो, फिर भी खुद को बॉस समझते हो, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? विराट ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। ईंट सीधे गु डोंग के चेहरे पर जा लगी। एक बार फिर गु डोंग हवा में उछल गया। उसका पहले गोल मटोल चेहरा अब चपटा हो गया क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया और जमीन पर लुढ़कने लगा। ये दुखदायक है, बहुत दर्द हो रहा है। उसके आधे चेहरे से खून बह रहा था। गु डोंग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति जमीन से ईंट उठा लेगा, और बचने के लिए मुश्किल से ही समय मिला। ये बहुत ही असामान्य था। वहां मौजूद सभी दर्शक अवाक रह गए, लेकिन उन सभी को लगा कि विराट की पिटाई बिल्कुल उचित थी। वो प्रियंका और भी ज्यादा हैरान रह गई। यह आदमी, वह बहुत ही भयंकर था। बूढ़े गु को कुछ हद तक सहानुभूति महसूस हुई और वह देखने में असमर्थ होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। गु डोंग जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी बेहद घमंडी था। उसने विराट की ओर देखा और गाली देते हुए कहा, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाइयों को बचा पाऊंगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे फिर से ईंट से जोरदार प्रहार किया गया।
विराट गूडोंग के पास गया और ईंट से उस पर बार बार वार करने लगा। भाइयों का क्या होगा, मारना। गूडोंग ने बोलने की कोशिश की लेकिन दर्द से फिर चीख पड़ा। वह पलटकर धमकी देना चाहता था। विराट ने ईंट से मारना जारी रखा। गूडोंग की त्वचा और मांस मोटा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे कितनी भी चोट लगे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गूडोंग चीख रही थी। अभी तुम क्या कहना चाह रहे थे? विराट ने मुस्कुराते हुए और हाथ में पकड़ी ईंट को हिलाते हुए पूछा। ईंट को देखकर गूडोंग जोर से गाली देने ही वाला था, लेकिन विराट की ईंट देखकर वह डर से कांप उठा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मार खाने के लिए? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। विराट उसे पीटता रहा। गूडोंग ने एक बार फिर चीख मारी। मुझे जाने दो, मैं शैलो वाटर गैंग से हूँ, तुम अंडरवर्ल्ड से हो, इसलिए तुम्हें हमारे गैंग के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पीछे कौन है। हमें युवराज के गुट का समर्थन प्राप्त है, सावधान रहें। युवराज का गुट? विराट ने युवराज के गुट के बारे में कई बार सुना था, लेकिन कोई बात नहीं। उसने पिटाई की गति बढ़ा दी। सिर्फ इसलिए कि उस कमीने ने युवराज के गुट का जिक्र किया, उसे मार पड़नी ही चाहिए थी। रुकना, मुझे मारना बंद करो। इस बार गूडोंग डर गया था। उसका सिर सूजन से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी खून नहीं निकला था। तो आप कहते हैं कि रुक जाओ और मुझे रुक जाना चाहिए? तुम खुद को क्या समझते हो? विराट ने गुस्से में अपशब्द कहे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मुझसे गलती हो गई है, बड़े भाई कृपया मुझे छोड़ दीजिए। गूडोंग रोते हुए बोला और उस पल उसने मदद के लिए भी पुकार लगाई। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। दूर से ही बूढ़े गू ने ये चीख सुनी। उनका संकल्प पूरी तरह से डगमगा गया। गूडोंग चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह फिर भी उसका अपना खून का रिश्ता था, इसलिए उसने गूडोंग की ओर एक नज़र डाली। गूडोंग ने बूढ़े गू की नज़र देखी और तुरंत विनती करते हुए कहा, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। बूढ़े गू का दिल पिघल गया और विराट को देखकर उन्होंने कहा, छोटे विराट, तुम उसे जाने दो। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि यह सही नहीं है। अंकल गू, उसने आपके साथ जैसा बर्ताव किया उसके बाद भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। अगर आप इस आदमी को जाने देंगे तो यह निश्चित रूप से आपको परेशान करता रहेगा। कोई बात नहीं, आखिर वो मेरा बेटा ही तो है, बूढ़े गू ने कहा। बूढ़े गू की बातें सुनकर विराट ने ईंट छोड़ दी। उसके इतनी जोर से मारने का एक कारण बूढ़े गू की मौत का बदला लेना भी था। क्योंकि बूढ़े गू ने रुकने को कहा था, इसलिए वह रुक ही गया। तभी गूडोंग जमीन से उठा। वह बस वहां से जाना चाहता था। बेशक वह विराट को जाने नहीं देगा, अब वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे शैलो बे समुदाय के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था। चलते समय वह विराट और अन्य लोगों पर नजर रखता था। सुरक्षित दूरी पर पहुंचते ही गूडोंग अपने पुराने घमंड में लौट आया। धिक्कार है, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? कमीने, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, बस इंतजार करो। और तुम बूढ़े, अगर तुमने प्रियंका को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं बार बार आता रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि पंथ हमेशा के लिए यहाँ टिक सकता है। उसने ये कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि बाहर एक कार उसका इंतजार कर रही थी। अब उसने तय किया कि वह और लड़ाई नहीं करेगा, बस वहां से भाग जाएगा। ये शब्द कहने के बाद वह पहले कार में बैठकर वहां से निकलना चाहता था और फिर अपने भाइयों के साथ बदला लेने के लिए वापस आना चाहता था। इसलिए काम खत्म करने के तुरंत बाद वह शैलो बे समुदाय के बाहर की ओर भागा, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उनकी पासेट कार वहां खड़ी थी, जिसका बोनट क्षतिग्रस्त था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। 187 क्या आप स्वतंत्र हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। 187 क्या आप स्वतंत्र हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। पासेट कार से धुआं निकल रहा था। ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। गूडोंग वहीं जम गया और जब तक वह मुड़ा उसने विराट को पास आते देखा। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई, कृपया मुझे बख्श दीजिए। विराट पहले ही हाथ में ईंट लिए हुए वहां पहुंच चुका था। क्या तुमने अभी अभी मुझे बदसूरत बच्चा नहीं कहा? अब मैं यहाँ हूँ, फिर से कहो। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने हाथ में रखी ईंट को हिलाया। ईंट एक पल के लिए ऊपर नीचे हिलती रही। सरसराहट की आवाजें। गूडोंग बुरी तरह कांप रहा था और जल्दी से गिड़गिड़ाते हुए बोला, बड़े भाई, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे मत मारिए। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, शांत हो जाओ। अरे, तुम्हारी यह कार यहाँ क्यों है? विराट ने पासेट की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता किस कमीने ने इसे इस तरह तोड़ा है। अगर मुझे पता चला तो मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। बिग ब्रदर, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको यह पासेट पसंद आ सकती है? अगर आपको चाहिए तो मैं इसे ठीक करवाकर आपको दे दूंगा। गूडोंग ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि आप मुझे कार दे रहे हैं और अब से यह मेरी है? विराट ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा है। गूडोंग ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब मार खाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वहां से निकलना ही था। पासेट कार कोई बड़ी समस्या नहीं थी, तो अगर मैं अपनी ही कार तोड़ दूं तो कोई समस्या नहीं है। विराट ने कहा। यह सुनकर गूडोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? आपने क्या कहा? आपने कार तोड़ दी? हाँ, मैंने इसे तोड़ दिया। तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं अपनी कार तोड़ रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? विराट ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं गूडोंग ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा यही आदमी था जिसने कार को टक्कर मारी थी। रुको, क्या तुमने अभी मुझे हरामखोर कहा? विराट को याद आया कि गूडोंग ने उसे हरामखोर कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। गूडोंग ने झट से अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे हरामखोर कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा देना चाहिए? विराट ने पूछा। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? गूडोंग ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसे सौंप दो और साथ ही सारे कार्ड और उनके पिन भी। विराट ने मांग की। तुम मुझे लूट रहे हो?
गूडोंग चिल्लाया, क्या ये डकैती है? विराट ने अपने हाथ में पकड़ी ईंट को घुमाया। गूडोंग ने उस पर एक नज़र डाली और घबराकर अपनी जेब से पैसे निकाले और कांपते हुए उनमें से अधिकांश विराट को देते हुए कहा, मेरे पास बस इतना ही है। विराट ने पैसे छीन लिए, फिर ईंट उठाए और चिल्लाकर कहा, बस इतना ही? बस, अब और कुछ नहीं बचा? गूडोंग चिल्लाया। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस ईंट उठा ली। घबराहट में गूडोंग ने और अधिक नकदी निकाली। रोते से सिकते हुए उसने कहा, ये तो मेरे पास बस इतना ही है, कसम से मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। विराट ने अपने हाथ में रखी ईंट को फिर से हिलाते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। मेरे कपड़े क्यों उतारने पड़ रहे हैं? गूडोंग ने डरते हुए कहा। गूडोंग ने अपने कपड़े उतारकर सिर्फ कमीज और मोजे पहन लिए, जिससे उसकी पैंट में पैसों का एक बंडल और मोजों के अंदर भी पैसे दिखाई दिए। आपने कहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, है ना? विराट ने ठंडे लहजे में पूछा। डर से पसीना बहाते हुए गूडोंग ने जवाब दिया, बस इस बार और कुछ नहीं बचा है। इस बार वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। विराट पास गया, अपने हाथ में सारा पैसा इकट्ठा किया और फिर गूडोंग पर चिल्लाया, दफा हो जाओ। ये सुनकर गूडोंग ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह बिना कपड़े पहने ही वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। पल भर में वह नजरों से ओझल हो गया और विराट ने जमीन से सारे पैसे उठा लिए। शैलो बे समुदाय में हर कोई अपने दरवाजों पर खड़ा होकर ये देख रहा था कि विराट ने उस बदमाश से किस तरह निपटा। लिटिल टैंग, शाबाश, हाँ लिटिल टैंग, अल्पविराम। उसी क्षण विराट बुरे आदमी गू के पास पहुंचा और गूडोंग से एकत्रित सारा पैसा उसे सौंप दिया। ये पैसा ले लो, ये सब तुम्हारे लिए है। उसने ये पैसा बूढ़े गू को देने के इरादे से इकट्ठा किया था। बूढ़े गू की आंखों में पहले से ही आंसू भरे हुए थे और उस क्षण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लिटिल टैंग, धन्यवाद, अगर तुम न होते तो मुझे नहीं पता आज क्या होता। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इशारा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक विराट ने देखा कि वो प्रियंका बूढ़े गू के बगल में खड़ी है और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो जियाओ। विराट को लगा कि वह कुछ गलत देख रहा है। उसने अपनी आंखें मली और यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार देखा कि उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है। वो प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विराट की पहले की हरकतों से अभी भी सदमे में आई वो प्रियंका उसे पुकारते हुए सुनकर तुरंत संभल गई और चिड़चिड़ाकर बोली, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मेरा मतलब है, क्या आप यहीं रहते हैं? विराट ने आगे पूछा। हाँ, क्या यहाँ सिर्फ आपके परिवार का रहना ठीक है, मेरे परिवार का नहीं? वो प्रियंका ने थोड़ी शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, क्योंकि उसने विराट को अपना रक्षक बनने की उम्मीद नहीं की थी। इस पर बूढ़े गू ने उन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम सहकर्मी हैं, वो प्रियंका ने जवाब दिया। सहकर्मियों, ये बहुत बढ़िया है, फिर आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। बूढ़े गू ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी, आप क्या बात कर रहे हैं? वो प्रियंका शर्म से लाल हो गई और किसी कारणवश विराट को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़े और जवान के बीच की बातचीत सुनकर विराट पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया और पूछने ही वाला था कि ऐसा क्यों है। वो प्रियंका ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मुझे दादाजी को घर ले जाना है ताकि चोटों पर मरहम लगा सकूं, उन्हें थोड़ी देर पहले चोट लग गई थी। फिर वो प्रियंका ने जल्दी से बूढ़े गू को खींचकर दूर ले गई। जब बूढ़े गू को ले जाया जा रहा था तो वह पीछे मुड़कर विराट से ये कहना नहीं भूले, छोटे विराट, अगर तुम खाली हो तो मेरे घर जरूर आना। विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। इस समय गूडोंग को भगा दिए जाने के बाद अन्य पड़ोसी घर जाने की तैयारी में निकल पड़े, क्योंकि शाम हो चुकी थी और लगभग खाने का समय हो गया था। विराट आंटीशिन के साथ घर चला गया और उसने पिछली घटना को महज एक नाटक की तरह लिया, मानो वह ज्यादातर लोगों के लिए लगभग न के बराबर ही थी। विराट ने आंटीशिन को बताया कि वह प्रथम माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बन गया है और यह सुनकर आंटीशिन अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने जोर देकर कहा कि विराट को शिन मनीष का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसे एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने में मदद करनी चाहिए। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने रात का खाना खा लिया और सोने का समय लगभग हो गया था। विराट ने शिन मनीष से अगले दिन जल्दी उठने के बारे में बात की और सोने के लिए ऊपर जाने ही वाला था कि धप 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 दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई थी। इतनी रात में कौन हो सकता है? विराट अचंभित होकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर गया और उसने देखा कि वो प्रियंका दरवाजे पर खड़ी है। ये देर से, तुम यहाँ क्यों आए हो? विराट ने वो प्रियंका को देखकर पूछा। उस समय वो प्रियंका ने अपना सिर नीचे झुका लिया, विराट की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, आज के लिए धन्यवाद, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं। क्या आपके पास थोड़ा समय है? 188, 189 वो प्रियंका के विचार। 188, 189 वो प्रियंका के विचार। ये सुनकर विराट मुस्कुराया और वो प्रियंका की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अगर यह धन्यवाद कहने के लिए है तो इसे भूल जाए, आखिर हम सहकर्मी हैं। एक दूसरे की मदद करना काम का हिस्सा है। नहीं, वो प्रियंका ने जल्दी से कहा। धन्यवाद न कहना, और भला क्या, अब बताओ, विराट ने कहा। मैं तो बस धन्यवाद कहने आई थी। वो प्रियंका ने मानो बहुत सोच विचार करने के बाद ये वाक्य बोला। क्या ये भी धन्यवाद नहीं है? विराट हंस पड़ा। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको धन्यवाद कहना ही होगा। अगर तुम न होते तो कौन जानता आज क्या होता, वो प्रियंका ने कहा। ये कुछ भी नहीं है, वास्तव में दादाजी गू अक्सर मुझे खाने के लिए सेब देते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो भविष्य में मेरे पास खाने के लिए सेब नहीं बचेंगे, विराट ने हंसते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि वो प्रियंका सचमुच में धन्यवाद कहना चाहती है, इसलिए उसने विषय बदल दिया। क्या तुम्हें सेब पसंद है? अब से मैं तुम्हारे लिए हर रोज कुछ न कुछ लाऊंगी, वो प्रियंका ने तुरंत कहा। वो प्रियंका उस समय बेहद घबराई हुई थी। वह विशेष रूप से विराट को धन्यवाद देने आई थी और अगर वह न होता तो उसे और उसके दादाजी को पता नहीं होता कि वे किस विकट परिस्थिति में फंस सकते थे।
संभवतः वे गुडोंग के हाथों पकड़े जा सकते थे, वह कमीना जो कुछ भी करने में सक्षम है। विराट को अचानक अजीब सा महसूस हुआ, उसे हर दिन सेब दिए जाते थे। वह देख सकता था कि लड़की वास्तव में आभारी थी, हालांकि इसे दिखाने में थोड़ी झिझक रही थी, और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है फिर। वो प्रियंका अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आई थी, और उसने घर पर धन्यवाद कहने के कई तरीके सीखे थे, लेकिन अब वह उनमें से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। चिंता के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, मुझे किसी और दिन रात के खाने पर बुला लेना, विराट ने कहा। हाँ हाँ हाँ, वो प्रियंका ने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। हालांकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि विराट को कैसे पता चलता है कि वह क्या सोच रही है। अगर आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो चलिए इसे किसी और दिन करते हैं। वैसे उस आदमी का क्या मामला था? विराट ने पूछा। उन्हें भी थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, और वो प्रियंका के साथ इस बातचीत को जारी रखने के बजाय विषय बदलना बेहतर लग रहा था। गुडोंग नाम का वह व्यक्ति मेरा चाचा है, वह बस एक गुंडा है जिसका कोई असली काम नहीं है। जब भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह मेरे दादाजी से पैसे मांगने आता है, और जब उसके पास पैसे होते हैं तो वह उन्हें बर्बाद कर देता है। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। गुडोंग के बारे में बात करते हुए वो प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने सुना है कि वह तुम्हें तंग करने वाला था। विराट ने आगे पूछताछ जारी रखी। हाँ, वह इंसान नहीं है, वह असल में मुझे किसी बड़े अधिकारी को सौंपना चाहता था, वो प्रियंका ने कहा। किस तरह का बॉस? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। विराट ने अपनी छाती थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। जब वो प्रियंका ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह विराट को घूरती रही, उसका पूरा अस्तित्व क्षण भर के लिए जम गया। विराट ने वो प्रियंका की असामान्य प्रतिक्रिया को देखा और तुरंत पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ये कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, वो प्रियंका ने उत्तर दिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक साधारण सा इशारा था। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, कल भी तुम्हें काम पर जाना है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो प्रियंका का चेहरा एक चमकदार मुस्कान से खिल उठा। जैसे ही वह जाने वाली थी उसने पीछे मुड़कर विराट की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। इतना कहकर वो प्रियंका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से चली गई। पीछे छूट गया विराट वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वो प्रियंका का व्यवहार काफी मनमोहक था। वहीं पर विराट को छींक आए, फिर वह होटल का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा, दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ गया, अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। दिन भर की घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई थी, वह थक गया था। जैसे जैसे वो प्रियंका घर की ओर चल रही थी, हर कदम के साथ उसे विराट का चेहरा याद आ रहा था, और उसके बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। विराट जोंग, हे। अगली सुबह तड़के विराट ने कपड़े पहने और नीचे चला गया। चलो विराट, नाश्ता करने आओ। एप्रन पहने शिन आंटी ने विराट को देखा और जल्दी से उसे अपने पास बुलाया। शिन आंटी, आप सचमुच सबसे अच्छी हैं, विराट ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। वे खाने की मेज पर बैठ गए। यह एक साधारण भोजन था जिसमें उबले हुए बंद, दलिया और कुछ अन्य व्यंजन शामिल थे। शिनमनीष भी उठ खड़ी हुई थी और हमेशा की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लग रही थी। माँ, जल्दी करो, मुझे एक कटोरी दलिया परोसो, शिनमनीष ने बेचैनी से कहा और फिर एक उबले हुए बन को कुतरना शुरू कर दिया। बेटा, खुद को इतना परेशान मत करो, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, आंटी शिन ने स्नेहपूर्वक कहा। ठीक है, आप आराम कीजिए माँ, शिनमनीष ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद वे दोनों सीधे बाहर निकल गए और अभी भी आर्या की BMW चला रहे थे। वे अभी मोहल्ले से निकले भी नहीं थे कि उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो प्रियंका दादागू के फलों के स्टॉल के बगल में खड़ी थी, और वो प्रियंका ने विराट को भी देखा। विराट ने तुरंत कार रोक दी और बोला, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वो प्रियंका का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए दादागू ने हस्तक्षेप किया। शाओयू, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि बस कितनी तंग होती है, अब जब कार आ गई है तो तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? दादागू जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, वे सचमुच चाहते थे कि उनकी पोती विराट के साथ रहे। कोई रास्ता न देखकर वो प्रियंका असहज रूप से कार में बैठ गई। कार का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विराट ने गैस पैडल दबाया। सब लोग ठीक हो गए, मैं अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ ही देर में BMW कार सड़क पर आ गई। तीनों यात्री चुप रहे। पीछे बैठी वो प्रियंका बेहद घबराई हुई थी और बातचीत के लिए कोई विषय ढूंढ रही थी। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लगता है तुमने कल रात अच्छी नींद ली, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, वो प्रियंका ने जवाब दिया। एक बार फिर वे चुप हो गए और वो प्रियंका चिंतित हो गई। वाह विराट जोंग, जब हम बाद में कंपनी पहुंचेंगे शायद हमें अलग अलग रास्ते अपना लेने चाहिए, वो प्रियंका ने सुझाव दिया, लेकिन बाद में उसे तुरंत पछतावा हुआ क्योंकि वह साथ चलना कहना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश साथ शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाया। वाह ठीक है, विराट को यह अजीब लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो प्रियंका अचानक घबरा गई और समझाने की कोशिश करने लगी। अंदर से वह टूट रही थी। पूरी रात वह पहले विराट से दोस्ती करने के बारे में सोचती रही, लेकिन अच्छे दोस्त शब्द को वह खुद से कह ही नहीं पा रही थी, जिससे वह लगभग झुंझलाहट महसूस कर रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं कंपनी में पहुंचूंगा तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नहीं, मेरा मतलब साथ में नहीं है, मेरा मतलब है साथ रहना। बात साथ रहने की नहीं है, बात यह है कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, है ना? मेरा मतलब यही था। अपनी हड़बड़ी में वो प्रियंका लगभग खुद ही उलझन में पड़ गई थी।
उस समय विराट और शिन मनीष दोनों ही वो प्रियंका को ध्यान से देख रहे थे। उनकी निगाहें पड़ने पर वो प्रियंका शर्म से लाल हो गई। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया है। शाओयू, क्या हुआ? क्या तुम्हें बुखार है? शिन शाओतोंग ने पूछा। नहीं, वो प्रियंका ने तुरंत जवाब दिया और अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गर्माहट महसूस करते ही उसने अपना हाथ झट से पीछे खींच लिया। मैं ठीक हूँ। ये सुनकर खुशी हुई, शिन मनीष ने टिप्पणी की। अचानक कार रुक गई। हम नंबर पर पहुंच गए हैं। हाई स्कूल, तुम पहले उतर जाओ, मैं प्रियंका को गाड़ी से ले जाना जारी रखूंगा, विराट ने कहा। जल्द ही शादी होने वाली है। 189, 190, असहज 189, 190, असहज मनीष समझदारी से कार से बाहर निकली। अलविदा छोटे भाई विराट और बहन जैद। वह स्कूल के गेट तक गई और काफी दूर तक चली गई। तभी विराट ने गाड़ी चलाना जारी रखा। BMW गाड़ी स्टार्ट हुई और सड़क पर आगे चलने लगी। वो प्रियंका पीछे बैठी थी, उसका हाथ उसके बैग में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन वह हिचकिचाई और उसने उसे बाहर नहीं निकाला। वह बहुत असमंजस में दिख रही थी। शाओयू, जब हम कंपनी पहुंचेंगे तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? बस इतना कह दीजिए कि मुझे छुट्टी लेनी है, विराट ने सबसे पहले कहा। उन्हें कल आर्या से पता चला था कि मदीना आ जा रही है। वह भला काम पर कैसे जा सकता था? अगर वह जाता तो क्या उसे उस छोटी सी सायरन को नहीं उठाना पड़ता? असंभव। बाद में उसने वो प्रियंका को छोड़ने और फिर स्कूल में पढ़ाने जाने की योजना बनाई, खासकर इसलिए क्योंकि शिंग्युए ने उसे अपने दादाजी के जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया था। जरूर, वो प्रियंका ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसका हाथ अभी भी उसके बैग में था। वह हिचकिचाई। क्या उसे इसे बाहर निकाल देना चाहिए? अब कुछ ऐसा था जिसे देने को लेकर वह अनिश्चित थी। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वो प्रियंका बहुत घबराई हुई थी, जितनी वह पहले कभी नहीं घबराई थी। बचपन से ही लड़कों से उसका बहुत कम संपर्क रहा था और वह बेहद शर्मीली थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वे लगभग लेया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। अगर उसने अभी आवाज नहीं उठाई तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उसे क्या कहना चाहिए? वो प्रियंका बहुत दुविधा में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़के से बात करना इतना मुश्किल हो सकता है। क्या मैं उसके प्यार में पड़ रही हूँ? असंभव। वो प्रियंका इतनी जल्दी किसी के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ? खासकर विराट जोंग, ये कमीना। लेकिन लगता है इस आदमी में वाकई कुछ खास आकर्षण है। अरे, मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ? लेकिन जल्द ही वो प्रियंका को एक समस्या का एहसास हुआ। इस आदमी ने कहा कि उसे छुट्टी चाहिए। क्या चल रहा है? आप किस लिए छुट्टी ले रहे हैं? वो प्रियंका ने पूछा। पढ़ाने के लिए, विराट ने जवाब दिया। क्या पढ़ाना? वो प्रियंका असमंजस में थी। क्या पढ़ाना है? बस क्लास जा रही हूँ। कक्षा? ये कैसी क्लास है? वो प्रियंका और भी ज्यादा उलझन में दिखी। शिक्षक बनना। वो प्रियंका के उलझन भरे चेहरे को देखकर विराट ने अपनी बात जारी रखी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। शिक्षक? वो प्रियंका और भी ज्यादा हैरान हो गई। यह आदमी क्या कर रहा था? वह अचानक ये क्यों कहने लगा कि वह शिक्षक बनने जा रहा है? लेकिन फिर वे लैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और विराट ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब निकलने का समय है। तभी वो प्रियंका घबरा गई। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि वे लोग आ तो गए थे, लेकिन उसने अभी तक अपना उपहार नहीं दिया था और उसके पास समय कम होता जा रहा था। लेकिन उसे यह कैसे देना चाहिए? लेकिन अब उसे निश्चित रूप से बाहर निकलना ही था। कार का दरवाजा खोलते ही वो प्रियंका का हाथ अभी भी उसके बैग में था। वह किसी चीज को कसकर पकड़े हुए थी और उसे छोड़ नहीं रही थी। वह अभी भी सोच रही थी, मुझे इसे कैसे देना चाहिए? अलविदा, मेरा संदेश पहुंचाना याद रखना, विराट चिल्लाया और फिर कार को घुमाकर हाई स्कूल लौटने की तैयारी करने लगा। वो प्रियंका ने उसे देखा और घबरा गई। मुझे क्या करना चाहिए? वह जा रहा है। अगर मैं उसे अभी नहीं दूंगा तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दे दो। वो प्रियंका ने मन बना लिया। विराट को गाड़ी के आगे के हिस्से को ठीक करते और चलने के लिए तैयार होते देख उसने झटपट अपने बैग से वह चीज निकाली जिसे वह निकालने के लिए तरस रही थी। उसे गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर मुड़ी और हवा की तरह भाग गई। वह वस्तु विराट के सिर पर लगी। विराट ने अपना सिर खुजाते हुए मिसाइल की तलाश शुरू की, लेकिन उसे यात्री सीट पर एक चमकीला लाल सेब रखा हुआ दिखाई दिया। क्या यही मिसाइल थी? सेब उठाते हुए वह स्थिति पर विचार करने ही वाला था कि उसने वो प्रियंका को तेजी से भागते हुए देखा। वह दंग रह गया। विराट ने वो प्रियंका की ओर देखा और फिर अपने हाथ में रखे सेब की ओर। उसे पिछली रात का एक वाक्य याद आ गया। वो प्रियंका ने उससे पूछा कि क्या उसे सेब पसंद हैं और विराट ने कहा कि हाँ। इस समय वो प्रियंका पहले ही भाग रही थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसे बुखार महसूस हो रहा था। जब वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उसे यकीन था कि विराट उसे अब नहीं देख सकती, तो वह हौंकते हुए रुक गई और फिर अपना हाथ अपने चेहरे को छूने के लिए ऊपर उठाया और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इतनी गर्मी थी कि उसने कहा कि उसे सेब पसंद हैं। मैंने उसे एक सेब दिया, उसने शायद उसे खा लिया होगा। ये सोचकर वो प्रियंका का चेहरा और भी लाल हो गया। अचानक पास से एक चीख सुनाई दी। चौंक कर वो प्रियंका का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन अगले ही पल वह खुशी से हंसने लगी। हाँ प्रियंका, तुम्हें क्या हुआ है? ये बात शी किंग ने कही थी, जिसका मकसद वो प्रियंका को थोड़ा डराना था। वो प्रियंका डर के मारे चीख पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो उसे सी किंग दिखाई दी। बहन किंग, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। क्यों? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने अभी अभी आपको उस BMW से बाहर निकलते देखा। क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है? जी किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही वो प्रियंका ने यह सुना वह चिंतित हो गई। बिल्कुल नहीं बहन किंग, आप क्या सोच रही हैं? तो फिर यह कार किसकी है? शी किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह कार, यह मेरे दोस्त का है।
वो प्रियंका ने तुरंत कहा, क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि यह विराट का है। कौन सा दोस्त? जी किंग ने आगे पूछा। मैं। अरे बाप रे, बहन किंग। वो प्रियंका के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, अब उसका चेहरा और भी लाल और गर्म हो गया था। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद कर दूंगा। अब काम पर जाओ। कल सिस्टर ली ने फ़ोन करके बताया कि मदीना आज आ रही है। राष्ट्रपति बीमार लग रहे हैं, इसलिए मदीना की यात्रा का जिम्मा जनसंपर्क विभाग को संभालना पड़ रहा है। ये वाकई बहुत बढ़िया बात है कि आपको एक बड़े सितारे के इतने करीब आने का मौका मिल रहा है। शीकिंग की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तुम्हारा मतलब है कि मदीना आ रही है? वो प्रियंका ने हैरानी से कहा। जी हाँ, क्या आपको पता नहीं था? जी किंग हैरान होकर बोली, क्या सिस्टर ली ने आपको फ़ोन नहीं किया था? वो प्रियंका को याद था कि एक कॉल आया था, लेकिन कल रात जब गुडोंग आया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। आज मदीना को अच्छे से संभालना आप और विराट की जिम्मेदारी है, शीकिंग ने कहा। बिना सोचे समझे वो प्रियंका ने झट से कह दिया, विराट आज काम पर नहीं आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। तुम्हें कैसे पता? जी किंग ने वो प्रियंका को घूर कर देखा। इसका कोई बात नहीं, मैं अब काम पर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं, बहन किंग। वो प्रियंका कंपनी की ओर दौड़ी। काम महत्वपूर्ण था और वह सिस्टर किंग को यह नहीं बता सकती थी कि वह और विराट एक ही कमरे में रहते हैं। वही आवासीय क्षेत्र। कुछ ही समय बाद विराट वापस मिडिल स्कूल लौट गया। कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी थीं। इस बार सुरक्षा गार्ड ने विराट को नहीं रोका। हेलीकॉप्टर से आए पिछले दल ने इस आदमी को अपने साथ नहीं ले गया था, तो अब वह उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता था? विराट मुस्कुराते हुए अंदर आया और सोचने लगा कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। लू शिंगयुए ने बताया था कि आज दोपहर उनके दादाजी का जन्मदिन है, अभी सुबह का समय है, इसलिए वे चाहें तो कक्षा में जा सकते हैं। आखिरकार विराट अभी भी स्कूल के वेतनमान पर था। इस प्रकार विराट ने लू शिंगयुए के कार्यालय की खोज शुरू कर दी। वह पहले भी वहां जा चुका था और कुछ ही समय में वहां पहुंच गया था। इस समय तो दफ्तर खाली होना चाहिए, उसने सोचा। विराट ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस धक्का देकर अंदर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर कोई नहीं था, वह खाली था। विराट सचमुच थक गया था और वह आराम करने के लिए सोफे पर लेट गया। वह लू शिंगयुए के आने का इंतजार करता और फिर कक्षाओं को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा करता। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बेहद आरामदायक झपकी का आनंद लिया। अचानक कहीं से कुछ उड़कर आया और विराट की आंखों के सामने आ गया। एक छिपा हुआ हथियार। विराट ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाली वस्तु को हटाया और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह एक स्कर्ट थी।